हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक टू डायमेंशन मोशन है। इसमें आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे टू डायमेंशन मोशन के। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वहाँ से हमें एक अंडरस्टैंडिंग पक्की हो गई थी, और वो इस तरीके से थी कि अगर पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, अर्थात उसका जो पाथ है अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो। और स्ट्रेट लाइन कब होता है पार्टिकल का पाथ? जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम लाइन में हो, तो उस समय पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन में होता है। और अगर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे हम 1D मोशन से भी एनालिसिस कर सकते हैं, 2D मोशन से भी एनालिसिस कर सकते हैं, एंड 3D मोशंस मान के भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल का मोशन किसी एक प्लेन में हो रहा हो, जब पार्टिकल का मोशन एक प्लेन में हो रहा हो, तो उस समय पार्टिकल के मोशन की एनालिसिस हम 2D मान के भी कर सकते हैं और 3D मान के भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कैसे रेफरेंस फ्रेम चूज़ किया है, और उसके अकॉर्डिंगली ये 2D भी हो सकता है या 3D हो सकता है। तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम 2D मोशन की तरह एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो जो मोशन हो रहा है वो डेफिनेटली प्लेन पे हो रहा होगा। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। मोशन इन प्लेन। जब भी हम मोशन इन प्लेन कहते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए कि ये पार्टिकल एक का जो मोशन है एक पर्टिकुलर प्लेन पे हो रहा है, और अगर ये पर्टिकुलर प्लेन पे हो रहा है तो इसकी जो एनालिसिस है हम इसको 2D मान के भी कर सकते हैं एंड 3D मोशन मान के भी कर सकते हैं। तो हम इसको 2D मोशन की तरह भी ले सकते हैं, 3D मोशन की तरह भी ले सकते हैं। अब इसको 2D लेना या 3D लेना डिपेंडिंग अपॉन हमारे रेफरेंस फ्रेम हमने एक ऐसा सेट किया है, हमारा ऑब्जर्वर इस मोशन को किस तरीके से देख रहा है, बेसिकली उस पर निर्भर करता है। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। तो हम अभी, चूँकि हमारा जो कोर्स है वो 2D मोशन का है, तो हम इसको 2D मोशन के तरीके से हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं, और हम वही करेंगे। हमने एक चीज़ और देखा था, जब 2D मोशन हो रहा हो और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट हो, तो हमने ये चीज़ भी देखा था, 2D मोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। हम इसको 2D मोशन की तरह एनालिसिस कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट है। फिर से अगर ये 2D मोशन की तरह हो रहा है और ये मोशन इन प्लेन है, ये जो एग्जाम्पल जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जो 2D मोशन को जो स्पेशली हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो बेसिकली मोशन इन प्लेन है। और मोशन इन प्लेन इस तरीके से हो रहा है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और इस मोशन इन प्लेन में हमें एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन आर नॉट इन सेम लाइन। कहने का मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। अगर कुछ ना कुछ एंगल होगा तो जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक प्लेन में हो सकती है। तो एक कोई प्लेन में अगर हो रही हो, ऐसे मोशन को हम ले रहे हैं। जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों सेम लाइन पे नहीं होती है तो पार्टिकल का मोशन प्लेन में भी हो सकता है और 3D टाइप से भी हो सकता है। लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल को ले रहे हैं जहाँ पे मोशन प्लेन में हो रहा हो, और मोशन प्लेन में हो रहा है मतलब मैं उसको 2D की तरह एनालिसिस कर सकता हूँ। और मैंने एक और कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगाई है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है वो कांस्टेंट है। मैंने लास्ट में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो कांस्टेंट होता है उसका मीनिंग भी बताया था लास्ट क्लास में। उसमें ये था कि ये जो कांस्टेंट कहने का मतलब इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की बात हो रही है एक्सेलरेशन का, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए पार्टिकल का। तो आज बेसिकली जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो इस तरीके से है कि मोशन इन प्लेन, पहला कंडीशन ये है कि पार्टिकल एक प्लेन में मोशन कर रहा है, एंड दूसरा कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
इज कांस्टेंट। अगर ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं, अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो हम इसके लिए कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं? ये वाली, Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक उसी तरीके से हम ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। एंड तीसरा वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई माइनस वाई नॉट। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये वैलिड तभी है जब मोशन इन प्लेन हो रहा हो, पार्टिकल का जो मोशन एक प्लेन में हो रहा हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये तभी वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों इक्वेशन हम तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पार्टिकल का एंड मोशन इन प्लेन हो रहा हो। एक बात तो हमें समझ में आ गई। अब क्या हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स हैं जो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन देते हैं? अभी थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसको आपको समझना जरूरी है कि ये जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट कहने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज कांस्टेंट। ये जो हमारा कोर्स है जिसमें ये सब स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली वो काइनेमेटिक्स है। हम पार्टिकल के केवल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एटसेट्रा की चर्चा करते हैं। इसमें किसी प्रकार के हम फोर्स की चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको मेरे बहुत ही शुरुआत की क्लास में ही बताया था कि जो कोई भी मोशन होता है हम उसको ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते कि दिस इज सब्जेक्ट ऑफ काइनेमेटिक्स एंड दिस इज सब्जेक्ट्स ऑफ डायनामिक्स। हम ऐसा नहीं बोल सकते। ये हम क्या उसमें एनालिसिस करना चाहते हैं, हम किस पैरामीटर को लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट हो जाता है कि काइनेमेटिक्स का है या डायनामिक्स का है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें एक डायनामिक्स चीज़ें छुपी हुई है। डायनामिक्स चीज़ें क्या छुपी है, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक लुकआउट देना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। जब भी मैं बोलता हूं कि पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, सपोज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, पार्टिकल का डायरेक्शन है और दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं। अभी तक हमने किसी प्रकार की पार्टिकल की मास के बारे में बात नहीं की है। अभी तक हमने किसी प्रकार की पार्टिकल में एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाइड हुआ है उसके बारे में बात नहीं की है। अभी काइनेमेटिक्स में केवल हमने इतना ही चर्चा किया है कि वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, उसकी एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल कितना है। हमने इन सब चीज़ों की चर्चा की नहीं, कभी भी उसके कितना उस पर फोर्स लग रहा है हमने कभी इसकी बात नहीं की। लेकिन इनडायरेक्टली हमने बात की है। अगर आपको ध्यान दिला दूं, जब भी हम फ्री फॉल पढ़ रहे थे, ये वाले एग्जाम्पल को मैं फिर से ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा जब भी हमने फ्री फॉल पढ़ा है, फ्री फॉल में क्या होता है, एक बंदा होता है यहां से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है इस तरीके से, और ये बॉल एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है और मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद वापस से ये अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करती है। ये एग्जाम्पल हमने कई बार देखा है। मैं इस एग्जाम्पल में ऑलवेज आपको बोला हूं कि यहाँ पे एक इसका जो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, ऑलवेज नीचे की ओर जी काम करता है। ये हमने कई बार देखा है। और अगर आपका रेफरेंस फ्रेम कुछ इस तरीके से हो, इधर की ओर हम x मानते हैं, इधर की ओर हम y मानते हैं और इधर की ओर हम z मानते हैं, तो ये जो होता है ax इज इक्वल टू माइनस जी, इस तरीके से रिलेशनशिप आपने कई बार देखा होगा मुझे यूज करता हुआ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये एक्सेलरेशन आया कहाँ से? ये एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन है बेसिकली
फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसके कारण से एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, इसलिए इसका नाम कई बार आपने देखा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप थोड़े नाम पे गौर करिए। अभी हमने जी को क्या नाम दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने ये नाम दिया है। इसका नाम क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है पार्टिकल में, उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हुआ है। मतलब ये ग्रेविटी क्या चीज़ है? हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, तभी वो नीचे की ओर पुल होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका और डायरेक्टली ऊपर ही चला गया, कभी नीचे नहीं आया, ऐसा कभी नहीं होता है। इन जनरल जब उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी बहुत कम होती है, मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लाइक इस टाइप से होती है, बहुत ही कम, तो वो ऊपर नहीं जा सकती। एक डेफिनेट वेलोसिटी के बाद ऊपर ही चली जाएगी, वो अलग बात है, वो हम बाद में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल के कोर्स में। लेकिन हमें ये पता है कि इन जनरल जितने भी मैं इस बॉल का ऊपर का फेंकना, या फिर आप देखे होंगे कई बार हम लोग कोई चीज़ को ऊपर की ओर, ऐसे एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंके तो भी वो वापस ही नीचे की ओर जाती है, या आम का नीचे की ओर गिरना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में जो हमने देखा है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर की ओर फेंकें तो नीचे की ओर आ जाती है, क्योंकि हम उस वेलोसिटी से नहीं फेंकते कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, एस्केप कर जाए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमें एक चीज क्लियर आ रहा है कि कोई एक पुल है, अर्थ अपने तरफ एक फोर्स से उसको खींचती है। तो हमें क्या समझ में आया? एक फोर्स है, इतना हमें क्लियर हो गया कि एक फोर्स है, उस फोर्स से वो वस्तु नीचे की ओर खिंचाता है। अगर उसका मास m हो तो ये जो फोर्स, उसको हम बोलते हैं mg, और ये जो फोर्स है उसका एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटी पुल। इतने फोर्स से ये किधर की ओर काम करती है? ऑलवेज नीचे की ओर, वर्टिकली नीचे की ओर। अगर अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, तो ऐसा नीचे की ओर वर्टिकली काम करती है। ये आपने देखा होगा, ये मैंने अर्थ सरफेस को फ्लैट दिखाया है, ये फ्लैट अर्थ सरफेस दिखाया है। तो इस फ्लैट अर्थ सरफेस के डायरेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप खींचेंगे तो ये जो होगा बेसिकली ग्रेविटी इस तरीके से वर्क करती है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं और ऐसा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर यहां पे एक एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, अगर यहां पे एक एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, आपको इतनी ध्यान रखना है। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स का जो नेचर है, वो नेचर इस तरीके से है कि ऑलवेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से है कि ऑलवेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी दोनों कांस्टेंट है और दोनों इस डायरेक्शन पे ऑलवेज वर्क कर रहे हैं। फोर्स जिस तरीके से ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज नीचे की ओर लगता है, और कितना लगता है? ऑलवेज mg लगेगा। यहां पे अगर आप ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो ये ऑलवेज mg लगेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। यहां पे अलग ग्रेविटी फोर्स लगेगा, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे भी mg लगेगा, 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 यहां पे भी mg लगेगा। और ये जो mg लगेगा उसका क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। देखिए आप नीचे की ओर ही लगने का है। तो जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक एक्सटर्नल या नेट एक्सटर्नल वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर है, किसी पार्टिकल पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर कांस्टेंट है, उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तभी उसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन m, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल अपॉन उसकी मास, तो हम उसको जो निकलेगा, जो वैल्यू आएगी, बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, आपको क्या समझ में आया? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल। तो हमें एक चीज क्लियर हो गया कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन पे कांस्टेंट करना है, तो उस पार्टिकल पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स, उसके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने चाहिए, उसके डायरेक्शन कांस्टेंट होने चाहिए। और प्रकृति ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट हमें दिया है, और वो उस टाइप से गिफ्ट के अंदर आता है ग्रेविटी फोर्स। जो ग्रेविटी फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो लगभग कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन हम लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। उसका जो डायरेक्शन होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है। कैसे? अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये अर्थ है,
और इस अर्थ का जो रेडियस है इसको हम आर ई से डिनोट कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि आर ई इज अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर ये होता है। और यहाँ पे इसके इक्वेटर होती है, इस पॉइंट में जो एक प्लेन आता है ऐसा वाला, एक डिस्क समझ जाइए यहाँ से, इसको हम इक्वेटर पे बोलते हैं, और ये पोल होता है, ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। हम ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक नॉलेज के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे g की एक अलग वैल्यू होती है, यहाँ पे g की एक अलग वैल्यू होती है। यहाँ पे g इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी, जिसकी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे अगर हम g की बात करें, यहाँ पे अगर हम g की बात करें या g डैश की बात करें, जो चेंज हो रहा है बेसिकली, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, इसकी जो वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर ई, इसका वैल्यू होता है 3.4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस g की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आती है 9.776 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आती है। इसका मतलब मुझे समझ में आया, इक्वेटर से लेकर पोल तक का जो ग्रेविटी है 9.81 से वेरी करता है 9.776। अगर इन बिटवीन अगर आप यहाँ कहीं निकालना चाहते हैं, यहाँ कहीं निकालना चाहते हैं, तो ये होता है कि कितना लैटिट्यूड है यहाँ पे, यहाँ का लैटिट्यूड कितना है, उसके अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला आता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लैम्डा। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक जी वेरी होता है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू होती हैं, जैसे अगर हम देखें तो हमारे नीचे, अगर इंडिया में सबसे नीचे अगर कोई महानगर है तो वह है चेन्नई। चेन्नई के लिए लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होता है 13 डिग्री। उसके बाद बॉम्बे, मुंबई के लिए लैम्डा के लिए होता है 19 डिग्री। उसी तरीके से होता है कोलकाता के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 22.6 डिग्री। एंड उसके बाद आती है दिल्ली के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 28.6 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ये सभी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता सब में जी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप सोचेंगे कि जी तो ऑलमोस्ट हर जगह चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखिए कि जब हम आसपास की जितने भी मोशन को हम देखते हैं, तो मोशन की रेंज कितनी होती होगी, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स। हम लोग लगभग ऐसे ही कुछ अपने इन जनरल दुनिया की बात करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल मोशन इन प्लेन में अगर देना चाहें, तो आपने देखा होगा भाला फेंक, जिसको इंग्लिश में जेवलिन थ्रो कहते हैं। तो जो भाला फेंक होता है वो उसका रेंज कितना होता होगा, 100 मीटर, 200 मीटर, लाइक इस टाइप से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में होती हैं। तो यहाँ पे जो मोशन के एनालिसिस करते हैं, उसमें जो जी का वैल्यू है, जी जिसके लिए मैथमेटिक्स हम लिखना चाह रहे हैं, वो कितना वेरी करता होगा। वो बहुत ज़्यादा वेरी करता नहीं है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल वेरिएशन रहता है। तो हम ऐसे वेरिएशंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट पे जब बॉल हमारे बैट से स्ट्राइक होके प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो उस समय उसका जो रेंज होता है कितना होता है, 300 मीटर, 400 मीटर, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। 600 मीटर कितना ज़्यादा जाएगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लेट अस सी, लेकिन उससे भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जो जी की वैल्यू है उसमें बहुत कम वेरिएशन है, क्योंकि उसके कारण जो लैटिट्यूड में वेरिएशन है वो बहुत कम है। अगर लैटिट्यूड में वेरिएशन बहुत कम है तो जी की वैल्यू भी बहुत कम वेरी करेगा। तो हम जी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, एंड दैट वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट मानते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा, जी की वैल्यू हाइट के साथ
और डेप्थ के साथ भी चेंज होती है। अगर मैं g का रिलेशनशिप लिखूं तो g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये चीज होता है हाइट के साथ। और उसी तरीके से मैं लिखूं g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई, ये होता है डेप्थ के साथ। अब हाइट का देखें, अगर आप ध्यान रखें कि जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें कोई एक भाला लेकर इस तरीके से फेंका जाता है। जब भाला लेकर इस तरीके से फेंका जाता है तो कितना मीटर ऊपर जाएगा? 20 मीटर, 30 मीटर, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स की जब कल्पना करो तो उसमें ये h 2h अपॉन आर ई, और आर ई कितना है? 6400 किलोमीटर। और कहाँ आपका h 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर के रेंज में। लेट अस सी 1 किलोमीटर, क्या फर्क पड़ता है? 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा? बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज। तो या तो हम हाइट ले लें या हम डेप्थ ले लें, लेकिन इतना कंसिडरेबल डेप्थ न लें और इतना कंसिडरेबल हाइट न लें तो जी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आ गया कि नेचर ने हमें एक गिफ्ट किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसा है? कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। हमारे आसपास की ज़िंदगी को अगर हम देखें, वेरिएशंस तो हैं, लेकिन उस वेरिएशन को आप अपने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड में बहुत ही कम वेरी होता है। अब व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अब डायरेक्शन की बात करें, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब मैं 6400 किलोमीटर वाले अर्थ को अपने ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ किया हूं। अब सोचिए इसकी स्केल क्या होगी। और यहां पे अगर मैं एक पार्टिकल रखता हूं और अगर मैं जी का देखूं, मान लीजिए पार्टिकल इस हाइट पे है, तो आप सोचिए ये कितने हाइट पे होगा और इसकी साइज क्या होगी इस पार्टिकल की। अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर पा रहा हूं तो ये चौक, अगर ये चौक को मैं ऐसे उछालता हूं तो इस पे जो जी लगता है, अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं तो पॉइंट होगा और पॉइंट दिखाई भी नहीं देगा मुझे इस स्केल में अगर मैं ड्रॉ करूं तो। लेकिन अगर मैं इस टाइप से ड्रॉ करता हूं तो बहुत बड़ा चीज दिखता है। एक चीज ध्यान रखने का है कि ये जो जी है वो ऑलवेज किस तरीके से काम करता है? टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा। तो आप सोचेंगे कि यार ये जो पार्टिकल है ये तो अर्थ में ऐसा ऐसा मूव कर सकता है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा होगा। ये जो है, आप इस फिगर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो जी है, ये जो जी है इस पे जो वर्क कर रहा है, अगर मैं यहां पे ले जा रहा हूं तो थोड़ा अलग अर्थ के सेंटर की ओर होगा, यहां पे ले जाऊंगा तो थोड़ा अलग अर्थ के सेंटर की ओर ये ओरिएंटेड होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जब मोशन ऐसा ऐसा कर रहा है, ये पार्टिकल या इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, आप सभी मोशंस को ध्यान रखिए। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जो क्रिकेट का जो फील्ड होता है उसमें अगर कोई पार्टिकल इस टाइप से मोशन कर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जी की एक अलग डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पे जी की एक अलग डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पे जी की अलग डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ पे जी की अलग डायरेक्शन होती है। क्यों? इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि जी जो है वो टूवर्ड्स हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये जो जितने भी हम एग्जाम्पल देखते हैं जेवलिन थ्रो में या क्रिकेट में या आसपास की डेली लाइफ में, उसमें हम कितने लेंथ को देखते हैं, रेंज क्या होता है? ये जितने भी थ्रो का या इस टाइप से रेंज क्या होता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ये 6400 रेडियस वाला अर्थ है, इसकी परिधि कितनी किलोमीटर की होगी? डेफिनेटली 2 पाई आर। तो इसको हम सोच सकते हैं कि 64 इंटू अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम उसकी परिधि है। और उसमें आप 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो वो 1 किलोमीटर वाला क्या मुझे सर्कुलर आर्क नजर आएगा जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया है? अगर डेफिनेटली मेरा पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाता तो मेरा जो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। और मैंने क्या बोला है कि मेरी जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो मोशन होता है, ड्यूरिंग मोशन एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होना चाहिए, उसके डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो हम ये मानेंगे कि एक्सेलरेशन चेंज हो गया, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जब पार्टिकल इस टाइप से मोशन करे, इस प्लेस से इस प्लेस में जाए, कल्पना करिए आप,
तो ऐसे केस में जी की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि जो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मे बी उसकी वैल्यू अगर हम नेग्लिजिबल भी माने, मैं उसकी वैल्यू को जी डैश की वैल्यू को जी भी मान लूँ फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल मान भी लिया ए से लेकर बी तक के मोशन के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन थ्रू आउट चेंज हो रहे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए जो छोटा सा चीज़, जो छोटा मैं आर्क यहाँ पे दिखाया हूँ, कितने किलोमीटर का होगा। क्या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इतने किलोमीटर वाले रेंज वाला वर्क होता है? हम ऐसे कोई मोशन देखते हैं और इस तरीके से मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं? अगर हाँ, यदि आप ऐसे मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो ये इक्वेशन से उस मोशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन जेवलिन थ्रो, क्रिकेट में जो होता है गोला फेंक, जिसको हम शॉर्ट पुट थ्रो बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्कस थ्रो, इन सभी थ्रो में कभी ऐसा नहीं होता कि हम किलोमीटर्स में बात कर रहे हैं उनके रेंज की। जब हम किलोमीटर्स में बात ही नहीं कर रहे हैं उनके रेंज की, तो क्या होगा, जो जी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट मान सकते हैं और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी यहीं कहीं लाई करेंगे, यहीं कहीं इसी पॉइंट पे कहीं लाई करेंगे, सभी थ्रो इतना ही पॉइंट पे लाई कर जाएंगे। मतलब डायरेक्शन ऑलवेज आपको ऐसा टुवर्ड सेंटर की ओर मिलेगी, ऑलवेज हमको टुवर्ड सेंटर की ओर मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में इधर की ओर ग्रेविटी का डायरेक्शन हो और एंड पॉइंट में इधर की ओर। जेवलिन थ्रो की मैं बात कर रहा हूं, शॉर्ट पुट थ्रो की मैं बात कर रहा हूं, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन आसपास में दिखाई थे मैं सबकी बात कर रहा हूं। उन सभी में कभी ऐसा नहीं होगा कि जी के डायरेक्शन में एक सब्सटेंशियल चेंजेस आए, कभी नहीं होगा। आपको हमेशा वो कांस्टेंट नजर आएगा। और इसके लिए इन जनरल कुछ टीचर्स हमें ये पढ़ा देते हैं कि जी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, तो जी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इस तरीके से वर्टिकली नीचे की ओर होगा अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस माने। ऐसे क्यों बताते हैं? यहां पे जी की अलग डायरेक्शन नहीं है, यहां जी की अलग डायरेक्शन नहीं है, यहां जी की अलग डायरेक्शन नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है यहां पे अगर मैं एक सरफेस बनाऊं, ऐसा एक टेंजेंट खींचूं, ऐसा यहां पे ये टेंजेंट मैंने खींचा है उस पॉइंट पे, तो ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ग्रेविटी का वो उसके परपेंडिकुलर है। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं जी का वो परपेंडिकुलर है। और मेरे जितने पॉइंट्स जिसके लिए मैं मोशन की एनालिसिस कर रहा हूं वो पूरे के पूरे पॉइंट मेरे इस टेंजेंट के पॉइंट पे है, क्योंकि वो पॉइंट नहीं है प्रैक्टिकल फील्ड में। आपको लग जरूर रहा है लेकिन वो पॉइंट नहीं है प्रैक्टिकल फील्ड में। प्रैक्टिकल फील्ड में हो सकता है कि उसका स्प्रेड 2 किलोमीटर्स हो, फॉर एग्जांपल ओनली। ये जो आप यहां पे छोटा सा मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं तो इसका स्प्रेड प्रैक्टिकल फील्ड में हो सकता है कि 2 किलोमीटर हो, क्योंकि मैंने तो 6400 किलोमीटर वाले रेडियस वाले अर्थ को इस छोटे से स्केल में ड्रॉ किया है, एक छोटे से ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ किया है। तो अगर मैं यहाँ एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर लूं तो उसका जो एक्चुअल में जो फील्ड देखेंगे वो होगा 2 किलोमीटर। और उस 2 किलोमीटर पे अगर आप जी का डायरेक्शन देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएगी, सभी इधर की ओर ओरिएंटेड नजर आएंगे आपको। इसलिए कई बार हमारे बुक में इस तरीके से मेंशन रहता है, कई टीचर्स हमें इस तरीके से सिंपलीफाई बता देते हैं कि आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लीजिए और वर्टिकल नीचे, मैंने भी कई बार ये वर्ड यूज किया है कि वर्टिकल नीचे की ओर मानिए जी का ऐसा। लेकिन ये वर्टिकल नीचे वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये आया यहां से। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा हो स्पेस में कि आप इसके चक्कर लगा रहे हो सकता है कि आपका एक ऐसा कोई चक्कर लगा रहा हो इधर से इधर, तो क्या होगा, हर बार जी की वैल्यू में चेंज हो रही है। हो सकता है कि मेरा सैटेलाइट भी कई बार अर्थ के चक्कर लगाते हैं, तो सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जी की मैग्नीट्यूड में ऑलवेज चेंजेस आ रहा होगा। डेफिनेटली चेंजेस आएगा, हो ही नहीं सकता। मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आएगा एंड डायरेक्शन में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि लैटिट्यूड चेंज हो रहे हैं, एवरीथिंग चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल्स फील्ड की बात करते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, क्रिकेट की बात करें, हम शॉर्ट पुट की बात करें, हम डिस्कस थ्रो की बात करें या हाई जंप की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप ऐसे भी ध्यान रखें कि कई बार हम होता है कि पिचकारी से पानी को ऐसा पुश करते हैं तो उससे जो निकलने वाली बूंद ड्रॉपलेट्स होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, हम उसकी भी बात करें। तो इन सभी मोशंस में
क्या होता है, रेंज बहुत छोटा है और उस पूरे रेंज में जी की मान को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि किस तरीके से जी कांस्टेंट होता है। आपको ये मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त की गई है फोर्स, जिसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, उसके कारण से अगर पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, उस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हमारे शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको और क्या चीज़ ध्यान रखना है, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया कि जहाँ भी पार्टिकल की एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो अपने मन में लेके चलिए कि वहाँ एक फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स। एक की जगह दो भी हो सकता है, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स जरूर होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। जब भी एक्सेलरेशन की बात आए पार्टिकल की, आपके मन में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि डेफिनेटली उस पार्टिकल पे एक या एक से अधिक ऐसे फोर्स काम कर रहे हैं जो नेट एक्सटर्नल फोर्स उसी डायरेक्शन पे वर्क कर रहा होगा, तभी पार्टिकल को उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जो कि आप 12th की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल को अभी लेना चाहता हूं क्योंकि मैं उससे कुछ चीज़ ड्रॉ करना चाहता हूं। फिर से मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करना चाहता हूं। तो चलिए हम उसका अभी डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने जो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस ड्रॉ किया, एक्सेलरेशन मतलब आपको क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन मतलब पार्टिकल पे एक नेट फोर्स काम कर रहा है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, और पार्टिकल के मास को डिवाइड कर दें तो ये एक्सेलरेशन निकल के आएगा। ये डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, बट मैं काइनेमेटिक्स में जानबूझ के आपको बता रहा हूँ सो दैट कि जिस तरीके से मैंने अभी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ग्रेविटी क्यों कांस्टेंट मानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्यों कांस्टेंट मानते हैं, वो आपको क्लियर हो सके। ठीक उसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है या रॉड मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज का रॉड है। ये चार्ज से तो आप परिचित ही होंगे, और नहीं भी हैं तो आप 12th की क्लास में परिचित होंगे इससे अच्छे खासे, लेकिन हम 9th तक तो चार्ज या 10th तक चार्ज के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है, प्रोटॉन के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो मैं इतना ज़रूर समझूंगा कि एटलीस्ट आप चार्ज क्या होता है इस टर्म से ज़रूर परिचित होंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये लॉन्ग प्लेट है, ऐसा मानिए ये लॉन्ग प्लेट, और इसको हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये लॉन्ग वायर है। तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का कोई चीज़ होता है जो एग्जिस्ट करता है, हम वो देखेंगे 12th की क्लास में। अभी उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, मैं बस टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, आप इतना ही ध्यान रखिए बस। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ई बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी जगह ई का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव और है, और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब ई कांस्टेंट है। और ऐसे फील्ड में, ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इसको हम कौन सा बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से एंटर करता है, इसमें वेलोसिटी रहे या ना रहे उस पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स उत्पन्न होता है, F = QE। बस आप इस इक्वेशन को ध्यान रखें। तो जब फोर्स इस पे एक काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है ये, तो इस पे अगर काम कर रहा है F = QE, जहां Q मतलब चार्ज, Q मतलब चार्ज, तो इसमें डेफिनेटली इसका एक मास भी होगा, तो इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा a में। आप देख रहे होंगे कि फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? E पे। E के और A का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? E पे। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन = QE/m।
ये कोई एक वैल्यू आएगी, आप ये वैल्यू ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या समझ में आया कि यदि आपके पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया, लॉन्ग प्लेट ले लूं या मैं लॉन्ग वायर ले लूं या लॉन्ग रॉड ले लूं, अगर इस टाइप से अगर केसेस को मैं चर्चा करूं और ऐसे केसेस में अगर मैं ई को देखूं तो एवरी प्लेस पे ई का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। यहां पे मेरे लिए ई की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मेरे लिए ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो मेरे लिए फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है जो उस चार्ज पे लग रहा है। अगर मेरे लिए फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो मेरे लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है जो उस चार्ज पे लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज यहां पार्टिकल यहां से एंटर करेगा तो ये एक्सेलरेशन फील करेगा, यहां पे एक्सेलरेशन फील करेगा। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फील करेगा? ऐसा। पार्टिकल इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है एंटर करने से पहले, और जैसे ही यहां पे उसने एंटर किया, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आया, जैसे ही जस्ट एंटर किया, मैं उसके आगे कहानी कल बताऊंगा, अभी मुझे उसकी एनालिसिस नहीं करना है, बस मुझे इतना ही बताना है कि यहां जैसे ही एंटर किया तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब यह है कि दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो मोशन और मोशन इन प्लेन अगर हो रहा हो तो हम उसको 2D मोशन की तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। हमने ये चीज देखा था। तो ये जो चीज है, यहां पे एक्सेलरेशन ऑलवेज इस डायरेक्शन में लगेगा। पार्टिकल सपोज कोई कहीं मोशन कर रहा होगा और सपोज यहां पे है, अभी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तो नहीं करेगा, मुझे इतना समझ में आ गया। अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है, तब भी मुझे अभी वेलोसिटी के बारे में चर्चा नहीं करना, मैं बाद में बताऊंगा, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कल देखेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में देखिए, एक्सेलरेशन कैसा वर्क करेगा? इसी डायरेक्शन में। पार्टिकल अगर यहां पे है, एक्सेलरेशन कैसे वर्क करेगा? इसी डायरेक्शन में, जैसे मैंने शो किया है। मैं यहां पे ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो दोनों प्लेट हैं इस तरीके से रखी गई हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई हैं। आप इसको ऐसा एज्यूम करिए कि मान लीजिए हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं, ये टेबल है और इस टेबल पे इस तरीके से ये पॉजिटिव प्लेट रखी गई है और ये नेगेटिव प्लेट रखी गई है। तो इनके बीच जो ये ये इस तरीके से ई का फील्ड है, और ये जो डायरेक्शन है हम इसको ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन है, ये इधर की ओर एक्स डायरेक्शन है और इधर की ओर जेड डायरेक्शन है। ये एक टेबल है और ये क्या है? एक टेबल है। इसलिए यहाँ पे मैं किसी तरीके से ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टेबल के सरफेस पे ये दोनों फील्ड रखी गई हैं। ये दिखने में समझ में आ रहा होगा। इसी को जब मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो बेसिकली जिस तरीके से ये दिख रहा है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये इधर की ओर एक्स है और इधर की ओर वाई है। ये सेम चीज़ है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या समझ में आया कि जब आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तो पार्टिकल पे डेफिनेटली एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। एक मतलब मेरा नेट फोर्स है, उसमें 2-3 भी लग सकते हैं, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। और जिस डायरेक्शन पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हम इसको डायनामिक्स की क्लास में भी पढ़ेंगे, बट चूंकि मुझे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, उसी कारण जो उत्पन्न होने वाली एक्सेलरेशन को क्यों कांस्टेंट है ये बताना इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायनामिक्स का यूज़ किया। मुझे ये कॉन्सेप्ट भी आपको बताना था। नो डाउट आप इसको 11th की क्लास में पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हैं इस स्टेज पे, और वो ये होता है कि Q इंटू ई अपॉन एम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ई क्या चीज़ है इसके बारे में डिटेल्थ में हम 12th की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी छोटा मोटा मैथमेटिक्स तो यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके
डायलॉग में ही, क्वेश्चन के डायलॉग में ही ये लिख के दे दे, या क्वेश्चन में ही दे दे कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है जो कि ऐसा वर्क करता है, उसमें एक्सेलरेशन ऐसा होता है, इतना चीज़ें हो सकता है 11th के लेवल पे इतना चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दे कि इस टाइप से कुछ सेटअप होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, उसमें इस तरीके से फोर्स काम करता है, और वहाँ से आपको बोले कि इसको आप सॉल्व करिए। ऐसा बेसिक हो सकता है क्योंकि आपको भी बेसिक क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो 11th की क्लास में इतना आपको दे सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है। और हमने क्या देखा था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और पार्टिकल का मोशन इन प्लेन हो तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम किस में सॉल्व कर सकते हैं, 2D की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और वो 2D भी कैसा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, 1 डायमेंशनल x प्लस 1 डायमेंशनल y जैसा इक्वेशन लगा के, और t जिसमें दोनों में कॉमन होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास से हम 2 डायमेंशन मोशन के ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे, एक बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर SC वर्मा से लेंगे। उनका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हम उस एग्जाम्पल में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कुछ उससे सीखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।